नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक आज आप सभी का जतन इन होम एकेडमी चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम नियमित रूप से भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को विशेष रूप से रीट भर्ती परीक्षा को लक्ष्यगत रखकर उपयोगी सामग्री को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे यही आशा है कि आप वीडियो देखने के बाद बिंदु से रिलेटेड प्रश्न, अन्य शंकाएं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित करेंगे ताकि समय रहते हुए उनका समाधान किया जाकर अपनी तैयारी आगे हम बढ़ा सकें। आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर एक तथ्य और विचारधारा से हम अवगत हो सकें। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का इतिहास के संबंध में यह सेकंड लास्ट बिंदु है। इसके पश्चात हम राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक विचार विमर्श करेंगे। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं मित्रों। पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह सामाजिक सुधार आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध अर्थात 1800 से 1850 के बीच में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आंदोलन का प्रारंभ हुआ जिसे हम भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। मित्रों, समाज के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों, प्रथाओं के खिलाफ, इसी के साथ व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में वैचारिक विकास के लिए कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिससे कि भारतीयों का 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनर्जागरण हुआ और इसका नेतृत्व बंगाल में राजा राम मोहन राय ने किया था। और इस पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने जहां एक ओर भारतीय समाज में फैली हुई रूढ़ियों को, कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर भारत का जो गौरवशाली अतीत था उसको भी उजागर कर भारतीयों के मन मस्तिष्क में आत्मसम्मान की भावना जागृत की। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चलाए गए भारतीय पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता थे वे सभी उदारवादी और मानवतावादी विचारों से प्रभावित थे और इन्होंने देश की दुर्दशा और पिछड़ेपन के कारणों को खोजकर भारत का उत्थान करना चाहा। अब हम ये देखेंगे इस सामाजिक आंदोलन के प्रारंभ के पीछे, उदय के पीछे क्या क्या कारण थे। ऐसा क्या हुआ 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में या इससे पूर्व के कुछ वर्षों में जिससे कि ऐसे व्यापक आंदोलन की जरूरत आन पड़ी। तो सबसे पहला है 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में ईसाईकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, जिसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई और ईसाईकरण की जो शिक्षा है वो भारत पर लागू करने की मंशा इस 1813 ईस्वी के एक्ट में जाहिर हो गई। इन ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, इन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना करना शुरू कर दिया, मुस्लिम धर्म की आलोचना करना शुरू कर दिया, जिससे कि हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों में भी अपने धर्म के प्रति एक खतरा दिखाई देने लगा। और उन्होंने क्या किया, फिर अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए धार्मिक सामाजिक आंदोलन प्रारंभ कर दिया और ईसाईकरण को रोकने के लिए अपने अपने धर्म और समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का निश्चय किया। मित्रों, इन कारणों का विवेचन इस बिंदु के प्रारंभ करने से पहले अति आवश्यक था। अगर आपको ये 5 कारण समझ में आ गए तो हमें वैचारिक जो उत्थान है वो समझ में आ जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सर विलियम जोन्स और मैक्स मुलर इत्यादि यूरोपीय जो विद्वान थे, अंग्रेजी जो विद्वान थे, उनके द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किया गया। हम भली भांति जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और इसके माध्यम से भारतीयों को आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत हुई। इसके अतिरिक्त तीसरा बिंदु है कि अंग्रेजों के द्वारा पश्चिमी सभ्यता का प्रचार। इन सामाजिक सुधार आंदोलन के नेताओं ने, प्रवर्तकों ने भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने का प्रयास किया। इन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा भारतीयों को दी और कालांतर में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का संकल्प लिया। चौथा बिंदु है समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार, अंग्रेजों के शोषण इत्यादि अनेकानेक
समाचार भारतीयों तक इन पत्र पत्रिकाओं के द्वारा पहुंचने लगे और जिससे कि आम भारतीयों को भी अंग्रेजी शासन के कुप्रभाव के बारे में जानकारी हुई, उनका जागरण हुआ। जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग था उसने इन पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेते हुए आम जन तक पहुंच बनाई और जिससे कि सामाजिक सुधार आंदोलन को गति मिली। पांचवा प्रमुख बिंदु है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का उदय। इस वर्ग ने पश्चिमी सभ्यताओं का अध्ययन किया, वहां के समाजों का अध्ययन किया और वहां पर चल रहे जितने भी सामाजिक नवाचार हैं, परिवर्तन हैं, उनकी जानकारी के आधार पर भारतीयों में भी सामाजिक समानता और एकता की भावना को प्रचारित किया। तो मित्रों, इन 5 प्रमुख कारणों की वजह से भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ और जहां से ये सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए वहां अर्थात बंगाल में राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने नवचेतना और क्रांति की भावना उत्पन्न कर दी लोगों में। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के माध्यम से हम ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय को समझने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद और नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत का पहला नेता भी राजा राम मोहन राय को हम कहते हैं। मित्रों, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि अगर आपको बंगाल में नवचेतना और क्रांति का अग्रदूत पूछा जाए, भारत में नवजागरण का अग्रदूत पूछा जाए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक पूछा जाए, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक पूछा जाए, आधुनिक भारत का पहला नेता पूछा जाए, इन सभी प्रश्नों का आंसर हम राजा राम मोहन राय से देंगे। साथियों, हमें यहाँ पर इन फ्रेजेस के साथ हमेशा राजा राम मोहन राय ही करना है। कभी कभी हेनरी विवियन डेरिजियो को देखकर ऑप्शन में आपको परेशान किया जा सकता है, लेकिन डेरिजियो के लिए बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जैसी संज्ञाओं का प्रयोग हम करेंगे। दूसरा फैक्ट है, राजा राम मोहन राय का जन्म हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनका जन्म बंगाल के राधानगर गांव में 22 मई 1772 को हुआ था। ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, हिब्रू आदि अनेकानेक भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने न केवल हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन किया, अपितु इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इन सभी धर्मों के महत्वपूर्ण जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया, उनकी धार्मिक विचारधाराओं को समझा। महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था अर्थात भारत में मैकाले शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के ये समर्थक थे। इन्होंने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए अनेकानेक संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज। इन तीनों संस्थाओं की स्थापना कलकत्ता में ही की गई थी। भारत में ईसाई धर्म के प्रभुत्व को रोकने और भारतीय समाज को कुरीतियों से मुक्त करने के लिए इन्होंने एक बड़ी संस्था 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज के रूप में स्थापित की। यह ब्रह्म समाज मूलतः वेद और उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित था। इसके कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना, ईसाई धर्म के भारत में बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना और सभी धर्मों के मध्य आपसी सामंजस्य स्थापित करना, जो कि मूल रूप से अधिकांश सामाजिक सुधार आंदोलनों का उद्देश्य 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में था। राजा राम मोहन राय ने जो महत्वपूर्ण प्रयास किया वो था उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से सन 1829 में एक अधिनियम बनवाया और उसकी धारा 17 के अंतर्गत, काफी महत्वपूर्ण है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में राजस्थान में पूछा गया है कि किस धारा के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, तो वो थी धारा 17 और इसके अंतर्गत सती प्रथा विरोधी कानून बनवाकर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य और है मित्रों यहाँ पर कि 1829 में सिर्फ बंगाल में लागू हुआ था यह कानून, जबकि 1830 में इसे अन्य प्रेसिडेंसियों, 3 ही प्रेसिडेंसियां थी उस टाइम अंग्रेजी शासन में, एक बंगाल, एक मद्रास और एक बंबई। तो बंगाल में 1829 में लागू हो गई, बंगाल में 1829 में लागू हो गई, जबकि 1830 में इसे अन्य प्रेसिडेंसियों अर्थात बंबई और मद्रास में लागू कर दिया गया। और अगर और गोता लगाएं इस तथ्य में तो सन 1833 में इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। मित्रों, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार हेतु एकेश्वरवादियों का उपहार तथा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस
किताब लिखी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के माध्यम से ईसाई धर्म की शिक्षाओं का सार राजा राम मोहन राय ने प्रस्तुत किया मित्रों। इसके अलावा इन्होंने शैक्षिक योगदान के अंतर्गत बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी पत्रिका, हिंदी में बंगदूत ये भी पत्रिका थी, और फारसी में मिरातुल अखबार जो कि नाम से ही समाचार पत्र लग रहा है आपको, और तोहफत उल मुहिदीन यह एक किताब थी मित्रों, तोहफत उल मुहिदीन, और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल पत्रिका। तो अर्थात संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में पत्रिका, हिंदी में बंगदूत और फारसी में मिरातुल अखबार, 2 समाचार पत्र निकाले। इसके अलावा तोहफत उल मुहिदीन नामक पुस्तक की रचना की इन्होंने फारसी भाषा में, और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल पत्रिका प्रकाशित की। इसी के साथ राजा राम मोहन राय ने केन उपनिषद और कठ उपनिषद का भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय जो कि समकालीन मुगल बादशाह थे, उन्होंने राय को, उस समय ये राम मोहन राय थे, उनको राजा की उपाधि दी और तद उपरांत ये राजा राम मोहन राय कहलाए। और इन्होंने राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश महारानी के पास अर्थात इंग्लैंड में 1829 को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा, और कालांतर में यहीं पर 1833 में ब्रिस्टल नगर में इनकी मृत्यु हो गई मित्रों। इनकी मृत्यु के पश्चात सन 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने राय के विचारों को आगे बढ़ाने हेतु तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ये वही देवेंद्रनाथ टैगोर हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर के भैया थे। और 1843 ईस्वी के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने मिलकर ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया, राजा राम मोहन राय के विचारों को और उनकी लोकप्रियता को आगे बढ़ाया। कालांतर में 1867 में, यह सन महत्वपूर्ण है मित्रों, 1867 में 1867 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया गया। इसके कारण दोनों में मतभेद हो गया और यहीं पर ब्रह्म समाज का पहला विभाजन हो जाता है। जो आदि ब्रह्म समाज था देवेंद्रनाथ टैगोर वाला था, और जो भारतीय ब्रह्म समाज था वो केशव चंद्र सेन वाला था। साथियों, केशव चंद्र सेन ने हमेशा बाल विवाह का बड़ी मजबूती से विरोध किया, किंतु अपनी 13 वर्षीय अल्पायु बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा से करने के कारण इनके अनुयायियों जैसे कि आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र दत्त इत्यादि में गुस्सा फैला, रोष फैला, जिससे 1878 ईस्वी में दूसरा विभाजन ब्रह्म समाज में होता है और केशव चंद्र सेन के अनुयायियों के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर एक नए संगठन साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी गई। केशव चंद्र सेन ने ही अंग्रेजी के पहले भारतीय दैनिक अखबार इंडियन मिरर, कौन सा, इंडियन मिरर का संपादन किया। इसके अलावा एक और तथ्य है कि नव विधान नामक संस्था की स्थापना भी केशव चंद्र सेन ने की थी। इसके अलावा दक्षिण भारतीय समाज की स्थापना 1871 में श्रीधरलू नायडू के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज के क्षेत्रीय योगदान को अगर हम देखें तो सबसे पहले सामाजिक क्षेत्र में उनका योगदान हम देखते हैं कि पहला जो महत्वपूर्ण कार्य था उन्होंने 1829 के सती प्रथा के कानून से किया, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी करी है। दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है कि इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना करने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि समस्त सामाजिक बुराइयों का न केवल विरोध किया अपितु उन्हें प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि यह मौलिक हिंदू धर्म के विरुद्ध है। तो यहां हम देखते हैं कि उन्होंने तार्किक रूप से विरोध किया और भारतीयों को यह समझाया कि यह उनके प्राचीन रूप जो समाज और सभ्यता थी उनके खिलाफ हैं। स्त्री शिक्षा की बात करते हुए उन्होंने स्त्रियों को आर्थिक अधिकार देने की बात कही, साथ ही विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करके स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए आमूलचूल आंदोलन चलाया। धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने एक ब्रह्म अर्थात एकेश्वरवाद का उपदेश दिया और राजा राम मोहन राय ने यह बताया कि जो जितने भी निरर्थक धार्मिक या पांथिक अनुष्ठान हैं वे गैर तार्किक हैं, उनका हमारी प्राचीन भारतीय दर्शनों में उल्लेख नहीं है। मूर्ति पूजा में अविश्वास की मान्यताओं का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह कही कि यदि कोई दर्शन परंपरा
या प्रथा तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे और वो समाज के लिए गैर उपयोगी हो तो मनुष्य को त्यागने से उसे नहीं हिचकना चाहिए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने राजनीतिक विषयों पर जन आंदोलन प्रारंभ किया और हम उन्हें आधुनिक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जन आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय भी देते हैं। पहले भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श किया। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, जूरी द्वारा न्याय प्रदान करना इत्यादि अनेकानेक प्रशासनिक सुधारों की मांग राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। राजनीतिक रूप से राजा राम मोहन राय उदारवादी विचारों के समर्थक थे। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। बांग्ला व्याकरण का इन्होंने संकलन किया था और इन्हें हम पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। हमने अभी अभी देखा है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में कॉलेज की स्थापना की, स्कूलों की स्थापना की, वेद और उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। इन सभी कारणों के वजह से हम उनके शैक्षिक योगदान को महत्वपूर्ण मानते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें इन्होंने जनसाधारण को अंग्रेजों के आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। बंगाल के जमींदारों के द्वारा कृषकों पर किए जा रहे शोषण का इन्होंने पुरजोर विरोध किया। तो इन सब तथ्यों के प्रकाश में, इन सब योगदानों के प्रकाश में हम ये पाते हैं कि राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त करने का पक्षधर था, समाज में सामाजिक एकता और जागृति लाने का पक्षधर था और उन्होंने राजनीतिक चेतना जागृत करके राष्ट्रीयता की भावना को भी बढ़ावा दिया। ईसाईकरण की प्रवृत्ति से भारतीय समाज की रक्षा की और पहली बार एक बौद्धिक वातावरण का निर्माण ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया। अन्य तथ्य है कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज के प्रभाव से प्रभावित होकर 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। कई बार मैं तो यूं कहूंगा कि नियमित रूप से इन प्रश्नों को पूछा जाता है। ये बिंदु आपके भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तीनों कालों में सामाजिक सुधार आंदोलन चले हैं। इन तीनों सामाजिक सुधार आंदोलनों को रट के जाना चाहिए हर परीक्षा में। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में बुद्ध और महावीर के नेतृत्व में धार्मिक सुधार आंदोलन चले, उनमें से हमेशा पूछा जाता है। फिर मध्यकाल में कबीर, नानक और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में भक्ति और सूफी आंदोलन चले, वो भी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है, तो उनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और 19वीं 20वीं शताब्दी में आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, भारतीय पुनर्जागरण चला, इसमें से भी प्रश्न आते ही हैं। प्रार्थना समाज को बाद में महादेव गोविंद रानाडे ने गति दी। मित्रों, महादेव गोविंद रानाडे के लिए एक तथ्य मुझे याद आ रहा है कि ये महात्मा गांधी जी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उनके भी गुरु महादेव गोविंद रानाडे माने जाते हैं। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे, ये कड़ी याद रखेंगे। मुझे याद आ गई यहाँ पर, तो मैंने आपको बता दिया। काफी परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है। मैं आपसे उन्हीं तथ्यों की चर्चा करूंगा मित्रों, जो मैंने अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुभव से सीखा है। किन प्रश्नों को एग्जामिनर द्वारा हिट किया जाता है। फालतू बातें, फालतू तथ्य पढ़ाने के लिए इतिहास में प्रचुरता है, लेकिन मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके अलावा प्रार्थना समाज के अन्य व्यक्तियों में आरजी भंडारकर प्रमुख व्यक्ति हैं। भंडारकर ने एसएस इन इंडियन इकोनॉमिक्स पत्रिका शुरू की। प्रार्थना समाज में ही 1882-83 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण महिला आती है जिनका नाम पंडिता रमाबाई था और उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना भारत में करी। रमाबाई ने ही विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी और इनके द्वारा ही 1889 ईस्वी में विधवाओं के पुनरुत्थान के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की गई। मित्रों, पंडित रमाबाई के द्वारा किए गए प्रयास भारतीय सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के अध्ययन के उपरांत हम आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
आर्य समाज का उद्भव मित्रों ब्रिटिश साम्राज्य और पाश्चात्य विचारधारा के प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, और यह समाज अन्य समाज सुधार आंदोलनों से भिन्न था क्योंकि इसमें हिंदू धर्म और समाज में सुधार का कार्य किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हिंदू समाज में धर्म में आई हुई रूढ़ियों को समाप्त करके प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को दोबारा स्थापित किया जाए। इसके जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, उनका जन्म गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा जिले में 1824 में हुआ था और इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। मित्रों, मथुरा में 1860 ईस्वी में स्वामी विरजानंद को दयानंद सरस्वती ने अपना गुरु बनाया और इन्हीं विरजानंद के द्वारा स्वामी जी को दयानंद नाम दिया गया और उनसे वेदों की शिक्षा दयानंद ने प्राप्त की। तब गुरु ने कहा था कि जियो और वेदों को पढ़ाओ। सरस्वती ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और स्वराज को अपने कार्य का आधार बनाया। इन्होंने नारा दिया, इंडिया फॉर इंडियंस। इसके अलावा 1863 ईस्वी में झूठे धर्मों और पाखंडों का खंडन करने के लिए दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। 1874 ईस्वी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य हमारे लिए है, हिंदी में प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना उदयपुर प्रवास के समय की। इन छोटे छोटे तथ्यों से भी बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाता है, कहां पर की? उदयपुर के प्रवास के समय। किसमें की? हिंदी भाषा में की। कब की? 1874 में की। इसके बाद 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और इसके सिद्धांत और नियम बनाए। हालांकि बाद में 1877 ईस्वी में लाहौर में भी इसकी नियमावली पुनः संपादित की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम राजस्थान के हैं और दयानंद सरस्वती के अंतिम दिन भी राजस्थान में ही व्यतीत हुए थे। इन्होंने वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य ग्रंथ की रचना की थी। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में ही स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया। इनकी मृत्यु के बाद शैक्षिक माध्यम के आधार पर कि किस भाषा में शिक्षा दी जाए, इसके आधार पर आर्य समाज में विभाजन होता है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की जाती है और मुंशी लेखराम के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार के पास में की जाती है। 2 अलग अलग धाराएं इनकी मृत्यु के पश्चात बहती है। आर्य समाज के सामाजिक सुधारों के बारे में बात करें तो इन्होंने जन्म के स्थान पर कर्माधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया। वेदों के आधार पर इन्होंने बताया कि शूद्रों और स्त्रियों को भी वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जिन हिंदू रीति रिवाज, परंपराओं और मान्यताओं की अनुमति वेद नहीं देता, उन सभी को त्याग देना चाहिए। अर्थात इन्होंने अपनी शिक्षाओं और अपने विचारों का आधार वेद को ही बनाया। धर्म के क्षेत्र में आर्य समाज शुद्धि आंदोलन में विश्वास रखते हुए वेदों की ओर लौट चलो का नारा देता है। शुद्धि आंदोलन क्या था कि ईसाइयों और मुस्लिमों के द्वारा हिंदू धर्म के व्यक्तियों को धर्म परिवर्तित कराने के पश्चात दोबारा अपने हिंदू धर्म में लौटाने का एक आंदोलन था। पूछा जाता है कई बार, बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, पशु बलि, इन सब बुराइयों का इन्होंने विरोध किया और इन्होंने न केवल हिंदू धर्म की बुराइयों को सुधारने का प्रयास किया, अपितु ईसाई और इस्लाम धर्म में व्याप्त बुराइयों को भी उजागर किया। इन्होंने ईश्वर को निराकार, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक माना। राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने आजादी प्राप्त करने के लिए स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि स्वराज्य विदेशी राज्य से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराई क्यों न हो। और इन्होंने 4 स्व की अवधारणा दी थी, जिसमें स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा और स्वाभिमान की बात कही गई। याद रखेंगे मित्रों, 4 स्व की अवधारणा किसने दी थी और 4 स्व में क्या क्या शामिल है। एक और महत्वपूर्ण कोटेशन दयानंद सरस्वती का मिलता है हमें कि बुरे से बुरा देशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो इनके स्वर्गवास के पश्चात 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई और 1902 ईस्वी में वैदिक शिक्षा हेतु कांगड़ी अर्थात हरिद्वार में गुरुकुल स्थापित किया गया, जिनकी चर्चा हमने अभी अभी करी थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास दयानंद सरस्वती ने ही किया था। सामाजिक सुधार आंदोलनों की कड़ी में हम तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद की ओर बढ़ते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी
1863 ईस्वी में कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त के परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। अपनी माता भुवनेश्वरी देवी का नरेंद्रनाथ पर विशेष प्रभाव था। 1881 ईस्वी में कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस से इनकी भेंट हुई, जिन्होंने उनको ईश्वर की अनुभूति कराई और तभी से स्वामी जी इनके भक्त हो गए। 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण कर लिया। स्वामी जी ने धर्म की जो व्याख्या की उसका जिष्ट अर्थात सार यह था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, वह तो केवल अनुभूति में निवास करता है। यह कोटेशन इसलिए डाला है, कई बार परीक्षाओं में ज्यों का त्यों महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कथन देकर पूछ लिया जाता है। सभी को भली भांति विदित है कि खेतड़ी महाराजा अर्थात खेतड़ी झुंझुनू में है मित्रों, तो खेतड़ी महाराजा के सहयोग से विवेकानंद सितंबर 1893 में, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने हेतु शिकागो गए और वहां पर भारतीय संस्कृति और धर्म की महत्ता को प्रभावी रूप से पेश किया पश्चिमी जगत के समक्ष। और इसीलिए वहां के समाचार पत्र हेराल्ड ने, न्यूयॉर्क के समाचार पत्र हेराल्ड ने यह कहा कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। वेदांत दर्शन में विवेकानंद विश्वास करते थे और उन्होंने 1896 ईस्वी में 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। स्वामी जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए वेल्लूर अर्थात कोलकाता में 5 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस मिशन की शिक्षाएं वेदांत दर्शन पे आधारित हैं। इससे पूर्व उन्होंने 1887 में तारानगर में भी रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। इसका वैधानिक स्वरूप उनकी मृत्यु के बाद 1903 ईस्वी में आया और जब इसे समुदाय के रूप में पंजीकृत करा लिया गया। विवेकानंद ने कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग इत्यादि अनेकानेक पुस्तकों की रचना की। इनका जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह 1985 से ही संपूर्ण भारत में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो विवेकानंद ने यह कहा कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है किंतु उनकी परवाह नहीं करता। वे मूल रूप से निर्धनता, अज्ञानता को समाप्त करना चाहते थे, स्त्री पुनरुत्थान का काम करना चाहते थे और उन्होंने परोपकार के कार्यों को महत्व देते हुए अपने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से अनेकानेक विद्यालय, अनाथालय, चिकित्सालय स्थापित किए। परहित के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता विवेकानंद ने प्रदान की। इस मिशन के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा, अकाल, बाढ़, भूकंप और संक्रामक रोगों से पीड़ितों की सहायता का कार्य न केवल उस समय अपितु आज भी किया जाता है। धर्म के क्षेत्र में उनका एक ही वाक्य था, नर सेवा नारायण सेवा। उन्होंने मनुष्य की आत्मा को ईश्वर का अंश बताया। राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण की बात करें तो उन्होंने एक प्रसिद्ध कथन भारतीयों को दिया, भारतीय युवाओं को दिया कि उठो, जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज भी कई युवा आदर्श के रूप में विवेकानंद और उनके इस प्रसिद्ध कथन को हृदयंगम किए हुए हैं। विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराजा को लिखा कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। सबसे पहले उपहास होता है, मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसके बाद उस कार्य का विरोध किया जाता है और तत्पश्चात तार्किक रूप से पेश करने पर समाज द्वारा उसकी स्वीकृति कर दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को सांस्कृतिक चेतना का जनक कहा था। इन 3 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर विचार विमर्श करने के बाद हम कुछ अन्य सुधार आंदोलन देखते हैं, जिसमें है पहला सत्य शोधक समाज। 1875 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। वीर सावरकर ने ज्योतिबा फुले को क्रांतिकारी समाज का सुधारक कहा है। इसी के साथ इनकी पुस्तकों की बात करें
तो सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी महत्वपूर्ण किताबें हैं। गुलामगिरी की रचना इन्होंने 1873 में की थी, 1873। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गुलामगिरी पुस्तक को ज्योतिबा फुले ने अमेरिका में चले गुलामी मुक्ति संघर्ष के योगदानकर्ताओं को समर्पित किया था। 1860 के दशक में अमेरिका में गुलामी मुक्ति के लिए एक गृह युद्ध चला था और उसके पश्चात दासों को मुक्ति प्रदान की गई थी और उन्हीं को समर्पित किया गया था ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पुस्तक। फुले के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए काम किया गया और महात्मा गांधी ने इन्हें ही वास्तविक रूप से महात्मा कहा था। ज्योतिबा फुले ने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से हैं। और इन्होंने दीन बंधु समाचार पत्र के माध्यम से ब्राह्मणवाद पर कड़ा प्रहार किया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दूं कि ज्योतिबा राव फुले की धर्म पत्नी सावित्री राव फुले भी समाज सुधारक, शिक्षाविद मानी गई। इसके अतिरिक्त सावित्री फुले ही पहली भारतीय महिला अध्यापिका के रूप में फेमस हैं, जानी जाती हैं। साथ ही यह सावित्री देवी भारतीय महिलावाद की जनक भी कही जाती है। मित्रों, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अन्य सामाजिक सुधार संगठन था। 1875 में न्यूयॉर्क में रूसी महिला ब्लावत्स्की और अमेरिकी अधिकारी एच.एस. अलकाट के द्वारा इसे स्थापित किया गया। मूलतः दो शब्दों थियोस और सोफिया नामक यूनानी शब्दों के संकलन से इसे बनाया गया और इसका तात्पर्य है ब्रह्म विद्या। थियोसॉफिस्ट इनका प्रमुख मुखपत्र था। मानवता का विकास करना, प्राचीन धर्म, दर्शन और वैज्ञानिक ज्ञान के अध्ययन को पेश करना थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था। स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर 1879 अर्थात 1879 में आडियार, जो कि मद्रास में है, यहाँ पर आकर ब्लावत्स्की और अलकाट दोनों ने ही अपना केंद्र बनाया। महत्वपूर्ण बात है कि एच.एस. अलकाट ही आजीवन इस सोसाइटी के अध्यक्ष रहे और 1907 के पश्चात श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनती है। एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने 1898 ईस्वी में 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे जाकर हिंदू विश्वविद्यालय बन जाता है। यह एक आयरिश महिला थी, अर्थात आयरलैंड में एनी बेसेंट का जन्म हुआ था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दो पत्रों का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा हिंदुत्व के समग्र रूप का समर्थन किया गया और भारतीयों को जागृत करने की कोशिश की गई। 1907 ईस्वी में अलकाट के निधन के पश्चात एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनती है, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी की है। 1917 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनकर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव एनी बेसेंट को ही प्राप्त हुआ था। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कहां पर चुनी गई? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। कब चुनी गई? 1917 ईस्वी में। हमें भली भांति पता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। एक दूसरे यंग बंगाल आंदोलन के रूप में हम नेतृत्व हेनरी विवियन डेरिजियो का पाते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के माध्यम से डेरिजियो ने प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं का विरोध किया। इसके विपरीत उन्होंने महिला शिक्षा और महिला अधिकारों की सिफारिश की। इनका जन्म 1809 में कोलकाता में होता है। आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि और बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत के रूप में डेरिजियो विश्वविख्यात हैं। इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं में एकेडमिक एसोसिएशन और एंग्लो इंडियन एसोसिएशन प्रसिद्ध हैं। इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और तार्किक दृष्टिकोण पर बल दिया। अकाली आंदोलन वो आंदोलन है जो सिख धर्म सुधार आंदोलन के रूप में 1920-21 में चलाया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों के प्रबंध में सुधार करना था। यह सिख गुरुद्वारों से भ्रष्ट और स्वार्थी महंतों को हटाकर गुरुद्वारों की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में शामिल था। मुस्लिम धर्म में सुधार हेतु वहाबी आंदोलन सबसे पहला आंदोलन है। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा सर्वप्रथम
मुस्लिमों के उत्थान हेतु प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य इस्लाम धर्म का शुद्धिकरण था। 1867 ईस्वी में देवबंद में दारुल उलूम आंदोलन शुरू किया गया। यह भी मुस्लिमों के उत्थान हेतु शुरू किया गया था, नैतिक उत्थान हेतु शुरू किया गया था और इसके नेता मौलाना हुसैन अहमद थे। अहमदिया आंदोलन एक महत्वपूर्ण मुस्लिम सुधार आंदोलन है जो कि गुलाम अहमद कादियानी के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका केंद्र गुरुदासपुर जो कि पंजाब में है, वहां का कादिया नगर है और इसके विचार थे कि पाश्चात्य प्रभाव का विरोध करते हुए इस्लामी सिद्धांतों को स्थापित किया जाए। सर सैयद अहमद का जो कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया। इनकी मंशा थी कि आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को मुस्लिमों के द्वारा अपनाया जाना चाहिए और इन्होंने इसी उद्देश्य से 1875 में मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज को कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है मित्रों, और यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सर सैयद अहमद खां के द्वारा तहजीब उल अखलाक नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया। सन 1885 में कांग्रेस के विरोध में इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। रहनुमाए मजदायन सभा, यह पारसी सामाजिक सुधार आंदोलन है। 1851 ईस्वी में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी और एसएस बंगाली के प्रयासों से इसे स्थापित किया गया। सभी सामाजिक सुधार आंदोलनों के सम्मिलित प्रयासों और प्रभावों और तथ्यों की बात करें तो सर्वप्रथम 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। इसके अतिरिक्त डी के कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम खोला था और कर्वे ने ही बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय खोला था। ये डी के कर्वे विधवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बना, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह निषिद्ध कर दिया गया। बाल विवाह के क्षेत्र में सिविल मैरिज एक्ट 1872 एक बहुत बड़ा कदम था। वहीं बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से बाल विवाह को रोकने हेतु 1891 ईस्वी में 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1930 ईस्वी में बाल विवाह के विरुद्ध ही शारदा एक्ट पारित हुआ। मित्रों, हरविलास शारदा और उनके शारदा एक्ट की चर्चा हमने अपने पूर्व के वीडियो लैंगिक संवेदनशीलता में भी की थी। महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और अन्य आंदोलनों के लिए आप हमारे पूर्व के वीडियो लैंगिक संवेदनशीलता का अध्ययन कर सकते हैं। 1925 ईस्वी में केरल में ई.वी. रामास्वामी नायकर, जो कि पेरियार के नाम से लोकप्रिय थे, इन्होंने आत्म गौरव आंदोलन की शुरुआत की और इनका मुख्य उद्देश्य था दलितों का उत्थान। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हैं, जबकि शिशु वध पर रोक लगाने का कार्य लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ये भारत में 1798 से 1805 अर्थात 1798 से 1805 ईस्वी के बीच में गवर्नर जनरल बनकर भारत में रहे थे। 1843 ईस्वी में 1843 में ठगी प्रथा को कर्नल स्लीमन आयोग की सिफारिश पर समाप्त किया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, जबकि संपूर्ण भारत में 1843 ईस्वी में 1843 में गवर्नर जनरल एलनबरो के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा महार आंदोलन चलाया गया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। ये कुछ तथ्य थे जो कि बिखरे हुए थे और हमने इनको समेटने की कोशिश की है। तो आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए जतन इन होम एकेडमी आभार प्रकट करती है, धन्यवाद देती है। आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिएगा। उम्मीद है हम आपकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर रहे होंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए सदैव इंतजार में हम रहते हैं। अगले वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपके सिलेबस में डिफाइंड है, 1919 से 1947 पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।